मां बनने की सही उम्र और प्रसव के संकेत जाने, गर्भावस्था की पूरी जानकारी। धनबाद के प्रसिद्ध डॉक्टर जिन्नत प्रवीण ने मां बनने की सही उम्र और गर्भावस्था के दौरान बरतने वाली सावधानियों पर विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मां बनने की सही उम्र क्या होती है और प्रेगनेंसी में डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। डॉक्टर जिन्नत ने प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले चिड़चिड़ाहटपन और सिजेरियन मामलों में वृद्धि के बारे में भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने प्रसव के कुछ प्रमुख संकेतों जैसे नियमित अंतराल पर गर्भाशय संकुचन, पानी की थैली फटना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द आदि पर ध्यान रखने और सही समय पर डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी। डॉक्टर जिन्नत ने बताया कि पहला बच्चा अगर ऑपरेशन से हुआ है तो ये जरूरी नहीं कि दूसरा बच्चा भी ऑपरेशन से ही हो। हर केस अलग होता है और डॉक्टर की सलाह महत्वपूर्ण होती है। और क्या कुछ कहा डॉक्टर जिन्नत ने, देखे आप भी। गर्भावस्था का जो समय है वो 9 महीने 7 दिनों का होता है, जिसे हम लोगों ने 3 तिमाही कर करके डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तिमाही जो कि पहला 3 महीना होता है, इसमें लोगों को 0 से 13 वीक्स तक होता है, फिर 13 से 26 वीक्स सेकंड तिमाही और लास्ट तिमाही 26 से लेके 40 वीक्स तक होता है। ये 9 महीनों में WHO के अनुसार सभी गर्भवती औरतों को बताया जाता है कि कम से कम 4 बार उन्हें डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। पहला विजिट जो होता है वो 16 सप्ताह से पहले होना चाहिए, दूसरा 26 सप्ताह, तीसरा 32 वीक्स और चौथा लास्ट समय जो कि 36 सप्ताह का होता है। लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, हमारा भारत देश जहाँ डेवलपिंग कंट्री जिसे माना जाता है, इसमें हम ऑब्स्टेट्रिक्स लोगों का कहना है कि शुरू के 7 महीने में हर महीने में एक बार विजिट करें डॉक्टर के पास। फिर 7वां से लेकर 9वां महीने के बीच में 36 वीक्स के बीच में उन्हें हर 15 दिन पे विजिट करना चाहिए और लास्ट महीने में हर सप्ताह विजिट करना चाहिए। इसके फायदे क्या होते हैं? अब आपका सवाल यही होगा कि इतने बार-बार विजिट करने के क्या फायदे हैं? तो हर विजिट का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। फर्स्ट विजिट हम कहते हैं कि कम से कम एटलीस्ट पहला 3 महीने में आप 1 विजिट करें। शुरू के 3 महीनों में हम लोग मरीजों को फोलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। फोलिक एसिड का इम्पोर्टेंस ये है कि ये स्पाइनल ट्यूब डिफेक्ट्स, जो हमारे रीढ़ की हड्डियों में बहुत सारे कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस होते हैं बच्चों में। आप लोगों ने सुना होगा कि एक बच्चा पैदा हुआ जिसके सिर में पानी भरा हुआ है या रीढ़ की हड्डी में जख्म है, घाव है, जिसे स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। तो ये सब बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए अगर आप शुरू के 3 महीने में फोलिक एसिड लेंगे तो बहुत हद तक इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। प्लस शुरू के 3 महीने में एक अल्ट्रासाउंड भी हो जाना चाहिए ताकि एज अर्ली एज पॉसिबल अगर बच्चे के बनावट में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो उसे डिटेक्ट किया जा सके और आगे हम उसका ट्रीटमेंट कर सके। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब कि सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर का क्या इंपॉर्टेंस है? सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है 13 सप्ताह से लेकर 26 सप्ताह। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मरीज को सबसे पहला टेटनस का 2 इंजेक्शन दिया जाता है। फर्स्ट इंजेक्शन हम देते हैं 16 से लेके 24 सप्ताह के बीच में और फिर 1 महीने के अंतराल में दूसरा इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा आयरन कैल्शियम टैबलेट सब सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स जो दूसरा तिमाही है वहां से आयरन कैल्शियम देते हैं। अब हम आम जनता का ये कहना है कि ये आयरन कैल्शियम लेना ठीक नहीं है, इससे बच्चा ओवरवेट हो जाएगा। डॉक्टर लोग देते हैं ताकि बच्चा ओवरवेट हो जाए और सीजर का इंसिडेंस बन जाए, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आयरन लेना क्यों इम्पोर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन क्या है, क्यों हर रोज हम एक आयरन टैबलेट मरीज को खाना जरूरी है और कैल्शियम का क्या इंपॉर्टेंस है। आयरन का इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होगा, प्रेगनेंसी बढ़ेगा, खून जो है हमारा वो पतला होता चला जाएगा और जब खून पतला होगा तो हीमोग्लोबिन लेवल अपने आप डाउन होगा। एटलीस्ट हीमोग्लोबिन शुड बी मेंटेन्ड बिटवीन 11 to 16, मतलब 11 से 16 ग्राम पर डीएल नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन का हीमोग्लोबिन लेवल रहना चाहिए। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो खून जो है पतला होता है, जिसकी वजह से ब्लड लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल फॉल करता है। तो यहीं पे इंपॉर्टेंस होता है आयरन टैबलेट का। अगर हम डेली एक आयरन टैबलेट मरीज को देंगे तो इसे प्रिवेंट किया जा सकता है और अनीमिया के चलते जितनी कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में होती है वो सब को बचाया जा सकता है। एक सवाल था मैम, प्रेगनेंसी के दौरान आमतौर पे महिलाओं को मतली उल्टी पीठ दर्द रहता है, इसमें उन्हें क्या सुधारना हाँ, एग्जैक्टली। देखिए,
मतली जो प्रेगनेंसी के दौरान नौशिया टाइप का लगता है, मतली लगता है, बहुत लोगों को तो इतनी ज़्यादा उल्टी होती है कि उन्हें एडमिट तक होना पड़ता है। तो इसका कारण होता है कि प्रेगनेंसी में एक एंजाइम होता है सीरम बीटा HCG लेवल, वो जब हमारे ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ती है तो हमें उल्टी वॉमिटिंग वाली टेंडेंसी होती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो घरेलू उपाय करें। घरेलू उपाय ये है कि जब आप सुबह सो के उठते हैं तो डायरेक्ट आपको उठ नहीं जाना है, आपको एक टोस्ट बिस्किट एंड टी चाय बेड पे ही ले लें, उसके बाद आधा घंटा के बाद आप उठें। प्लस आप अपने खाने में अदरक की मात्रा को बढ़ाएं, अदरक को इन द फॉर्म ऑफ आप चाय में डाल के ले सकते हैं। ये सब आप करेंगे तो आपको उल्टी ऑटोमेटिकली थोड़ी कम होगी। प्लस आपके डॉक्टर हमेशा शुरू के 3 महीने में एक एंटी एमिटिक भी ऐड करते हैं, जो कि डॉक्सीनेट वगैरह टैबलेट वगैरह चलती है, डॉक्सिलमीन प्लस पारिडॉक्सिन का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। इससे ज़्यादा अगर उल्टी होगी तो फिर ऑन्डम सेट्रॉन वगैरह हम लोग देते हैं। रह गई बात और क्या पूछा आपने? प्रसव के संकेत क्या होते हैं और अस्पताल में कब जाना होता है? प्रसव मीन्स लेबर पेन। सबसे पहले तो हमें एक आइडिया होना चाहिए कि ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होता है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो होती है कि जब आपका पीरियड्स का जो पहला दिन है वहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, 9 मंथ्स 7 डेज ऐड करिए, वो जो डेट निकलेगा वो होगा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। उसके आसपास एग्जैक्टली उस दिन जो डॉक्टर ने आपको डेट दिया, एग्जैक्टली सिर्फ 4% पेशेंट का ही उसी दिन लेबर पेन उठता है, बाकी लोगों का या तो 1 वीक पहले या 1 वीक बाद उठता है। साइंस क्या क्या होता है लेबर पेन का? पेशेंट को पेन आने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शंस आने लगेगा, पेट एकदम टाइट हो जाएगा। पेट टाइट होना ही सिर्फ एक इंडिकेशन नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ पेन बढ़ता चला जाता है। पेन का जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी और ड्यूरेशन बिटवीन पेन, दो दर्द के बीच का जो ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। दूसरा कि नीचे से पानी या खून जाने लगेगा, जिसे हम शो कहते हैं, वो जाने लगेगा। तो आप समझिए कि आपका लेबर पेन स्टार्ट हो गया है और आप इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचिए। कई महिलाएं और एक्सक्यूज मी, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि कभी कभी लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि जब तक खून नहीं जाएगा, दर्द नहीं उठेगा, तब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका समय से पहले पानी फूट जाता है। अगर आपका समय से पहले पानी फूट जाता है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास पहुंचे, ताकि वो आपके बच्चे का धड़कन और सब कुछ चेक करके देख ले कि आपको एडमिट होने की जरूरत है या नहीं। कई महिलाएं हैं जिनका ऑपरेशन किया हुआ होता है पहले से, तो उन्हें अगले प्रसव के लिए क्या ध्यान देना चाहिए और क्या नॉर्मल डिलीवरी फिर हो सकती है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल जिसे हम ध्यान देते हैं। देखिए, जिसका सिजेरियन एक बार है तो साइंटिफिकली आप 3 साल का अगर गैप है तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपका बहुत सारा इंडिकेशन है कि कैसे मरीज को वेट करना है, किनको वेट करना है। अगर किसी का पिछला सीजर का कारण ये था कि उसका बच्चा फंस गया था या बच्चे ने लैट्रिन कर दिया था, बच्चा को नीचे उतरने में दिक्कत हो रहा था, अगर इस वजह से उसका सीजर हुआ था तो वो कभी नहीं वेट करेगा, क्योंकि रास्ता तो उसका अभी भी वैसा ही है। अभी रास्ता बड़ा तो नहीं हो गया कि उसको नॉर्मल डिलीवरी इस बार हो जाएगा। तो ऐसे मरीज के लिए इंडिकेशन नहीं है। लेकिन अगर किसी का बच्चा उल्टा था, उसकी वजह से पिछला सीजर हुआ तो और इस बार बच्चा सीधा है, तो आप वेट कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। लेकिन 3 साल का गैप होना चाहिए, पेशेंट फिट होना चाहिए, हीमोग्लोबिन लेवल 11 के ऊपर रहना चाहिए और उसके स्टिच में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर मरीज के टाका में थोड़ा भी दर्द है तो फिर वैसे मरीज को मैं कभी सलाह नहीं दूंगी कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाएं। आप अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें स्कार थिकनेस भी आपको अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि मतलब आपका जो पुराना ऑपरेशन है उसकी थिकनेस क्या है, तो आप उसके बारे में पता कर लिए, वो देख ले, उसके बाद ही आप जाए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आजकल देखा जा रहा है कि सिजेरियन का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये आई थिंक कि इसका सबसे बड़ी वजह जो मैं अपने प्रैक्टिस में देख रही हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एज ऑफ मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ। आज पहले ज़माने में लड़कियों की शादी हो जाती थी 15 साल में, 18 साल तक तो बच्चा हो ही जाता था। आजकल जो शादी का एज है वो है 25 से 30 इयर्स के बीच में, बच्चा होते होते 32 इयर्स हो जा रहा है। एज ऑफ मैरिज सबसे बड़ा फैक्टर है और आपका जो पहला बच्चा किस एज में हो रहा है वो बहुत मैटर करता है। 30 इयर्स के अबव
का नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत होगा, बिकॉज कि आप जब 30 साल का एज क्रॉस करते हैं तो आपका जो नीचे का जो रास्ता होता है, जो बच्चे के निकलने का रास्ता है, उसके जो लिगामेंट्स होते हैं ना वो पूरे टाइट हो जाते हैं, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो जब पेशेंट को लेबर पेन अगर शुरू भी होगा तो वो उतना स्पेस ही नहीं देगा कि बच्चा नीचे उतर सके। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन कि क्यों आजकल सीजर हो रहा है। इसके अलावा जागरूकता, लोगों में जागरूकता बहुत ज़्यादा हो गई है। आजकल हर लेवल पे स्कैनिंग हो रही है, जिससे हम जितनी जल्दी हो सके, कुछ भी प्रॉब्लम अगर बच्चे को हो रहा है पेट के अंदर, मानिए कि पेट में पानी की कमी हो जा रही है या गर्दन में नाभि डबल राउंड फंसा हुआ है या कुछ इस तरह का इंडिकेशन है, बच्चे में ब्लड फ्लो कम जा रहा है, आजकल अल्ट्रासाउंड होता है, एनोमली स्कैन होता है, जिससे हमें बच्चे में कोई अंदर का एनोमली है तो वो पता लगा लेते हैं। कलर डॉपलर लास्ट समय में किया जाता है। कलर डॉपलर से हमें ये पता चलता है कि बच्चे में ब्लड फ्लो कितना जा रहा है। अगर बच्चे में ब्लड फ्लो बहुत कम है या फिर कुछ कलर डॉपलर में कुछ बहुत एबनॉर्मल चीज दिखा रहा है, तो वैसे बच्चे को नॉर्मल के लिए नहीं छोड़ा जाता है, उसको तो आपको निकाल लेना होगा, अदरवाइज वो पेट में खराब हो जाएगा। और ये कारण है कि आप लोग देख रहे हैं कि सीजर का रेट बढ़ रहा है, पर आप ये भी देखिए कि मैटरनल मोर्टेलिटी कितना घटा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना घटा है। मैटरनल मोर्टेलिटी से मेरे कहने का मतलब है कि एक माँ जब से गर्भवती होती है वहां से लेके 42 डेज आफ्टर डिलीवरी, इस समय में कितनी माएँ का डेथ हो रहा है पर 1 लाख। तो आज से 2080 की बात बता रही हूँ, उस समय के जो था लेवल, वो था अराउंड 350, 349 पर 1 लाख। ठीक है, पर अभी ये इतना सारा स्टेप्स लेने और इतने सारे डायग्नोस्टिक मेथड्स आ गए हैं, अर्ली डायग्नोसिस हो गया है, जिसकी वजह से सीजर करके हम माँ और बच्चा दोनों को बचा सकते हैं। तो ये एक वजह है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घटा है। अभी 359 से अभी 2020 का जो डेटा है उसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 103 पर 1 लाख। तो ये अच्छा खासा डाउन हुआ है। यही वजह है कि सीजर के थ्रू हम माँ और बच्चे दोनों को बचा सकते हैं। एक सवाल और है मैम कि प्रेग्नेंट के दौरान कई महिलाएं चिड़चिड़ा फील करती है, तो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या सलाह देंगे? फैमिली सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक लेडी प्रेग्नेंट रहती है तो उसको सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स चाहिए। घर के लोग, स्पेशली मैं हस्बैंड लोगों को कहूँगी कि वो लोग अपनी वाइफ का अच्छा केयर करें, टाइम से उनको खाना मिलना चाहिए। काम तो ठीक है, करना है सभी को, लेकिन एक लिमिट तक। लास्ट समय में बहुत ऐसा काम नहीं करना है, जो हैवी वर्क नहीं करना है आपको, ये सब चीज़ से बचे। और खान पीन पे खास करके इम्पोर्टेंस दे कि खान पीन उनका बिल्कुल सही रहे, टाइम से खाना है, टाइम से सोना है, आराम करना बहुत ज़रूरी है। नवजात शिशु को देखभाल के बारे में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है तो 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहला एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। देखिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, सबके पास मैसेज देना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल मैं अपने हॉस्पिटल में भी देखती हूँ कि अगर पेशेंट का ऑपरेशन हो गया तो वो 2 दिन तक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहती है कि नहीं मुझे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन आप सीजर में 6 घंटा के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं और नॉर्मल डिलीवरी में आधा घंटा के बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। जैसे जितना अर्ली आप ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा मिल्क सिक्रीशन होगा और बेबी के लिए वो फर्स्ट मिल्क जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है बच्चे का इम्यूनाइजेशन। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ विद इन 24 आवर्स उसे 3 वैक्सीनेशन दिया जाता है, एक BCG, पोलियो और एक हेपेटाइटिस बी की। तो ये तीनों वैक्सीन आपको दिलवा लेना है। फिर पीरियोडिकली जो शेड्यूल है WHO का उसको आप फॉलो करें, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। प्राइवेट में भी होता है, आप प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप ये आती है सहिया लोग आती हैं, उनके पास जाके आप अपना बच्चों का वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। 5 इयर्स तक ये मस्ट है। आप जहाँ सेवा दे रही वहाँ क्या फैसिलिटी है? हमारे यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी है, ऑब्स्टेट्रिक्स से रिलेटेड, मतलब फ्रॉम द टाइम की माँ प्रेग्नेंट होती है वहाँ से लेकर बच्चा का 5 साल तक का जो भी होता है वो सारा ट्रीटमेंट हमारे यहाँ अवेलेबल है। नॉर्मल डिलीवरी की 24/7 फैसिलिटी यहाँ प्रेजेंट है। अगर सीजर की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे यहाँ 24/7 आपको फैसिलिटी मिलेगी। हाई रिस्क केसेस जैसे कि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी या फिर ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी, ये सब हमारे यहाँ
अच्छे से डील किया जा रहा है विद गुड रिजल्ट्स। बच्चे के लिए ऑन कॉल पीडियाट्रिशियन यहाँ पे 24 आवर्स प्रेजेंट रहते हैं। इम्यूनाइजेशन की फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में दी जाती है। एक कई बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को बुखार, सर दर्द या फिर खांसी जुकाम होता है, जी तो इस दौरान कई लोग बाहर से दवा ले लेते हैं, तो क्या नहीं, कभी करना नहीं। चाहिए? कभी भी नहीं। आपको हमेशा एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू ही दवाई लेना चाहिए। ऑन ओवर द काउंटर ड्रग लेना बंद कर दें आप लोग। जी, अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर जीनत परवीन, MD फ्रॉम रिम्स ऑब्स एंड गायनी।